तो बच्चों के क्लासिफिकेशन में जो 5 ग्रुप अपन ने बनाए हैं, वो 5 ग्रुप अपन ने कहाँ से लिए हैं? द ग्रेट डॉक्टर बोरलैंड के वर्क से। लेकिन वहां से सिर्फ अपन ने क्लासिफिकेशन लिया है, और क्लासिफिकेशन हमेशा सिर्फ अपनी सुविधा के लिए होता है। इसको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं मान लेना कि अगर किसी भी रेमेडी को अगर हम फर्स्ट ग्रुप में, यानी कि लेथार्जिक, लो एनर्जी वाले, ऐसे बच्चे जो जल्दी थक जाते हैं, चाहे वो मेंटल वर्क हो चाहे वो फिजिकल वर्क हो, अगर ऐसे ग्रुप में किसी को रखा है अपन ने किसी मेडिसिन को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे ग्रुप में प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती। ये सिर्फ सुविधा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारी ऐसी रेमेडी हैं जिनको डॉक्टर बोरलैंड ने सबसे पहले ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन पर्सनली, जैसे कि फास्फोरस हो गई, साइलिशिया हो गई, कैलकेरिया कार्ब हो गई, कैलकेरिया फॉस हो गई, लेकिन हो सकता है अगर मैं उन्हें रखता तो उनको सेकंड डेवलपमेंटल वाले ग्रुप में रखता। अपनी अपनी प्रैक्टिस और अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। हो सकता है कि डॉक्टर बोरलैंड के लाइफ टाइम में प्रैक्टिस के दौरान ज़्यादातर उनके पास जो बच्चे आए हों इस पर्टिकुलर रेमेडी के, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने रख दिया। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं होता तो मैं कैलकेरिया फॉस को, साइलिशिया को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम के उसमें रखता। इसलिए ये सिर्फ एक सुविधा के लिए है, ठीक है, ये जिससे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए, और क्लासिफिकेशन से चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक। तो और चूंकि बहुत महान डॉक्टर रहे हैं डॉक्टर बोरलैंड, तो उनके रेस्पेक्ट करते हुए हम उन रेमेडीज को उसी ग्रुप में रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल हम अपने एक्सपीरियंसेस को और दूसरे डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, ठीक। तो फिर से अपन एक रेमेडी लेने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप से, वन ऑफ द ग्रेट चिल्ड्रन रेमेडीज। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हमने बच्चों की इस रेमेडी से सॉल्व किया है। तो इस रेमेडी को समझने की कोशिश करना, इसके जिस्ट को, इसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक। एंड द रेमेडी इज साइलिशिया। साइलिशिया, जब हम साइलिशिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये साइलिशिया के बच्चों को हम पहचानेंगे किस तरीके से। कई तरीके होते हैं साइलिशिया के बच्चों को पहचानने के, कई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साइलिशिया के बच्चों को पहचानने के, जिसमें से कैलकेरिया कार्ब की तरह, कैलकेरिया फॉस की तरह ही ये स्क्रोफुलस डायथिसिस वाले होते हैं। स्क्रोफुलस डायथिसिस क्या होती है ये मैं पिछली रेमेडीज में बता चुका हूँ। स्क्रोफुलस डायथिसिस एक पुराना, एक ओल्ड टर्म है जो यूज किया जाता है, जिसमें लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स अफेक्टेड होती हैं, चाहे वो टॉन्सिल्स हों, चाहे वो सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड्स हों। इनकी जिनमें टेंडेंसीज होती है जिन बच्चों में, उनको स्क्रोफुलोसिस या स्क्रोफुलस डायथिसिस के बच्चे बोला जाता है, ठीक। तो कैलकेरिया फॉस की तरह, कैलकेरिया कार्ब की तरह ही स्क्रोफुलस डायथिसिस, कभी भी फीवर वगैरह आता है बच्चों को, और अगर सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड्स इनलार्ज हो उसके साथ, तो आपके दिमाग में साइलिशिया भी आ सकती है। लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका डिस्पोजिशन से डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो
चलने में लेट लर्निंग टू वॉक, ऐसे बच्चे जो देर से चलना सीखते हैं या मुश्किल से चलना सीखते हैं, बहुत लंबे समय तक अकेले खुद के दम पे नहीं चल सकते, उनको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, सहारा दे के चलाना पड़ता है। कई बार तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, इधर उधर लेके दौड़ लगाते हैं कि हमारा बच्चा टाइम हो गया, ओवर एज हो रही है, लेकिन ये चलना क्यों नहीं सीख रहा है। ठीक, तो जैसा मैंने क्या बताया था, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इसमें भी अफेक्टेड रहता है कैल्केरिया कार्ब की तरह। रिकेट्स का इफेक्ट आपको इसमें भी दिखेगा। ठीक, रिकेट्स का इफेक्ट, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि कैल्केरिया कार्ब का बच्चा क्यों नहीं खड़ा हो पाता है, उसका जो मेन, या लेट चलना क्यों सीखता है, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से उसकी हड्डियां कमजोर होती है, ऑसिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता। कैल्केरिया फॉस का बच्चा क्यों चलना या खड़े होने में देरी लगाता है, क्योंकि मसल्स की वीकनेस होती है, मसल्स में जान नहीं होती, मेन फोकस वहां पे पैर की मसल्स में होता है। बेराइटा कार्ब का बच्चा क्यों लेट सीखता है चलना, क्यों, उसके तो पैर भी ठीक रहते हैं, उसकी मसल्स भी ठीक रहती है। लर्निंग की एबिलिटी, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो सीखने में लेट होता है, सीखने में डिलेड होता है, हर चीज सीखने में। और उसी तरीके से साइलीशिया में जो इफेक्ट होता है वो जॉइंट्स में होता है, पैरों के जॉइंट्स वीक होते हैं, खास तौर से एंकल जॉइंट्स। ठीक, अक्सर माँ बाप क्या शिकायत करेंगे, चलते वक्त बच्चों के, दौड़ते वक्त अक्सर इनके पैर मुड़ जाता है, अक्सर इनको मोच आ जाती है, एंकल जॉइंट की वीकनेस। ठीक, सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर इसका आता है साइलीशिया के बच्चों में, तो वो आता है जो हेड के स्यूचर्स और फोंटानेल्लेस, ये सबसे ज्यादा देर तक खुले रहते हैं। इसलिए साइलीशिया के बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा नजर आए जो ऐसे सूखे रोग से, ऐसे मरासमस से पीड़ित हो, ग्रस्त हो, जिसमें बाकी पूरी बॉडी तो दुबली पतली दिख रही है लेकिन सर बड़ा दिख रहा है, ये एक खास पहचान होती है साइलीशिया के बच्चों की, सर बड़ा होना बाकी बॉडी के मुकाबले। और अगर स्यूचर और फोंटानेल्ले खुले हैं तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंसी से साइलीशिया सेलेक्ट हो सकती है, इस तरीके का। ठीक, कैल्केरिया कार्ब की तरह साइलीशिया के बच्चों में भी सर में पसीना आता है, लेकिन फर्क क्या होता है, कैल्केरिया कार्ब में ज्यादा पसीना आता है। कैल्केरिया कार्ब के बच्चों के तकिया गीला हो जाएगा, जहां सर रख के सोते हैं वो हिस्सा गीला हो जाएगा। साइलीशिया में भी आता है पर कैल्केरिया कार्ब के मुकाबले कम आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है। ठीक, और सर में पसीना आने की वजह से इसके बच्चों के सर को कवर करके रखते हैं माँ बाप, कवर करके रखना पड़ता है, नहीं तो इसको सर्दी लग जाती है। क्योंकि डॉक्टर साहब, इसका सर अगर हमने खुला छोड़ दिया या इसको प्रॉपर तरीके से टोपी नहीं पहनाई, प्रॉपर तरीके से इसका सर कवर नहीं किया, तो अक्सर इसको सर्दी या जुकाम हो जाता है, या अक्सर इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो दो तरह के बच्चों का, दो रेमेडीज के बच्चों का, वैसे तो काफी सारी रेमेडीज होती हैं होम्योपैथी में, लेकिन दो तरह के बच्चों का जो सर है खास तौर से कवर करके रखना पड़ता है, ये पसीना आने की वजह से
और वो होता है, एक हो गया साइलीशिया एंड सेकेंड हो गया सेनिकुला, जहां कवर करके रखना पड़ता है। फिर किस तरह का सूखा रोग, किस तरह का मरासमस जिसमें साइलीशिया तुरंत सेलेक्ट हो जाएगी, पूरा जिस्म दुबला पतला, सर बड़ा, या पेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा, लेकिन कैसा, छू के देखेंगे तो हार्ड, टाइट। ये बड़ों में भी, एडल्ट्स में भी मिलता है, बड़ा पेट, हार्ड पेट, और अक्सर कभी बच्चों को छू के देखे तो हॉट, गरम गरम भी लगेगा देखने से। तो हाथ पांव सब दुबले पतले, सर बड़ा, ध्यान में आना चाहिए साइलीशिया। हाथ पांव दुबले पतले और पेट काफी बड़ा, ध्यान में आना चाहिए साइलीशिया। ठीक, अब ये इस पिक्चर को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हुए अपने की नोट में द ग्रेट डॉक्टर HC एलन अपने की नोट में एक दो लाइन में खत्म कर देते हैं इस चीज को। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर HC एलन कहते हैं, स्क्रोफुलस रैचिटिक चिल्ड्रन विथ लार्ज हेड्स, ओपन फोंटानेलेस एंड स्यूचर्स। और ये जो ओपन फोंटानेलेस एंड स्यूचर बोला है ना डॉक्टर HC एलन ने, ये उनकी बुक में बोल्ड में लिखा हुआ है, और डॉक्टर बोरिक में अगर कुछ इटैलिक्स में लिखा हुआ है, और डॉक्टर HC एलन की कीनोट में अगर कोई चीज इटैलिक्स या बोल्ड में लिखी हुई है तो वो बहुत ही अचूक रामबाण लक्षण होते हैं। इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी ओपन फोंटानेलेस एंड स्यूचर्स के लिए कौन सी होती है, साइलीशिया। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर HC एलन, मच स्वेटिंग अबाउट द हेड बट इट इज लोअर देन कैलकेरिया। सर में काफी स्वेटिंग होती है, सर में बहुत पसीना आता है, लेकिन कैलकेरिया के मुकाबले कम, जिसकी वजह से विच मस्ट हेड को केप्ट वार्म बाई एक्सटर्नल कवरिंग जस्ट लाइक सैनिकुला। सैनिकुला और साइलीशिया के बच्चों को अगर ठंड में टोपी पहना के नहीं रखा गया या सर खुला छोड़ दिया गया तो ये बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रख लेना। आगे कहते हैं डॉक्टर HC एलन, डिस्टेंडेंट एब्डोमेन, वीक एंकल्स, स्लो इन लर्निंग टू वॉक। तो यहां पे वो स्लो क्यों रहता है चलने में, बिकॉज ऑफ वीक एंकल्स, बिकॉज ऑफ वीक जॉइंट्स। अभी मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया कैलकेरिया कार्प का, कैलकेरिया फॉस का। वो क्यों चलने में लेट चलना सीख पाता है या लेट खड़ा होना सीख पाता है, बराइटा कार्प में ऐसा क्यों होता है, और साइलीशिया में ऐसा क्यों होता है। सबका अपना अपना और अलग अलग डिस्पोजिशन होता है, अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक, तो एक ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आपको साइलीशिया में देखने को मिलती है। ठीक, एक चीज। दूसरी, साइलीशिया के बच्चों का एक खास फीचर, उनका खास, बहुत ही ज्यादा खास डिस्पोजिशन, मेंटल स्टेट। डॉक्टर हेनीमैन अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरा में, मटेरिया मेडिका प्यूरा में नहीं, इसकी प्रूविंग जो दी हुई है ये डॉक्टर हेनीमैन की जो क्रॉनिक डिजीजेस है, डॉक्टर हेनीमैन की जो बुक है क्रॉनिक डिजीजेस, उसमें साइलीशिया की प्रूविंग में डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं इसके बारे में कि सेल्फ विल्ड, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग। कैसा जिद्दी बच्चा, सेल्फ विल्ड। सेल्फ विल्ड किसको कहा जाता है,
सेल्फ विल्ड का मतलब होता है कि कोई कुछ भी कहे, मम्मी ने किसी चीज के लिए मना किया है, पापा किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, घर वालों ने किसी चीज के लिए मना किया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके जो मर्जी में आएगा वो वही करेगा। सेल्फ विल्ड, मेरी मर्जी। ऐसा जिद्दी जिद्दी बच्चा। और एक खास, बहुत खासियत की बात, इससे अगर नरमी से भी कोई बहुत काइंडली भी अगर बात करेंगे, और बेटा कैसे हो, जैसी आपने इतने प्यार से भी बोला उससे, और वो तुरंत अरे क्या हो गया बेटा, क्यों ऐसे, आपको लगेगा कितना बदतमीज बच्चा है, कितना जिद्दी बच्चा है, कितना बदमिजाज बच्चा है। लेकिन ये खास मेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि व्हेन क्राई इवन व्हेन काइंडली स्पोकन टू, बहुत प्यार से, बहुत काइंडली भी अगर उससे बात की जाए तो भी वो रोता है, तो भी वो चिढ़ता है। और यहां इसका कंपेयर किया जाता है आयोडम। आयोडम का बच्चा भी ऐसी होता है, बट आयोडम के बच्चे में और साइलिशिया के बच्चे में एक खास फर्क होता है। वन इज एक्सट्रीमली चिली पेशेंट एंड वन इज एक्सट्रीमली हॉट पेशेंट। द मोस्ट हॉट रेमेडी इन होल मटेरिया मेडिका इज आयोडम। एक को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एक को ठंड बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन दोनों की मेंटल स्टेट कैसी रहती है कि अगर इनसे बहुत मोहब्बत से, बहुत काइंडली, बहुत प्यार से भी अगर इनसे बात किया जाए तो ये चिढ़ने लग जाते हैं, ये रोने लग जाते हैं। ठीक, तो इस तरह के जिद्दी बच्चे, अगर आप अपनी रिपोर्टरी में जाएंगे, खोलें जरा रिपोर्टरी, खोलें रिपोर्टरी में, सिंथेसिस रिपोर्टरी में माइंड चैप्टर में एक रूब्रिक दिया हुआ है, approached by person being aversion to children in। ये बच्चे अपनी धुन में रहना, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, या अपनी मदर के साथ रहना पसंद करते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको क्लिंगिंग में भी मिल जाएगा। क्लिंगिंग अगर आप निकालेंगे, क्लिंगिंग के अंदर दिया हुआ है चिल्ड्रन इन, चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर। ये उन बच्चों की कैटेगरी में से होता है जो माँ को नहीं छोड़ते हैं, जो पूरे वक्त माँ से चिपके रहेंगे, पूरे वक्त माँ के पीछे 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 घूमते रहेंगे। और अगर कोई दूसरा या कोई मेहमान आया घर में, अरे कितना अच्छा बच्चा है, गोदी में ले ले, उनके पास गए और उन्हें चीख मारी, उनको कोई बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई उनको अप्रोच करे, कोई उनके पास जाए। देयर आर 3 रेमेडीज गिवन कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उनके पास जाए या कोई उनको अप्रोच करे, या कोई लाड़ के लिए या प्यार के लिए या बात करने के लिए अप्रोच। घर में मेहमान आते हैं बच्चों को देख के, या कोई बाहर वाले आते हैं बच्चों को देख के, आते ही पास में, अरे कितना अच्छा बच्चा है, ये थोड़ा सा लाड़ कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर से बात की और ये क्या किया इसने, चीखा, रोया, बहुत प्यार से बात की, बहुत काइंडली, तो भी। तो 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कोई उनको अप्रोच करे, कोई उनके पास जाए या कोई उनको डिस्टर्ब करे, और वो होते हैं सिना, क्यूप्रमेट एंड साइलिशिया। ठीक है। और अभी जो मैंने उसका जो आपको बताया सेल्फ विल्ड, जैसे डॉक्टर हेनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज में साइलिशिया की प्रूविंग में बताया, तो इससे रिलेटेड रूब्रिक में आपको मिल जाएगी डिसोबीडियंस इन चिल्ड्रन में आपको साइलिशिया देखने को मिल जाएगी।
रूब्रिक निकालें, माइंड के अंदर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, लुक्ड एट और स्पोकन टू और टच्ड, उसकी तरफ या तो देखो या तो उसको छुओ या तो उससे बात करो, ये तुरंत चिड़चिड़ करते हैं। 10 रेमेडी के साथ सैलीशिया एक रेमेडी दी हुई है। देखा आपने? खोले, खोल के देखना जरूरी होता है, जितनी बार खोल के देखोगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये वाला सिम्टम सैलीशिया के लिए बहुत ही, ऐसा जिद्दी बच्चा, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, खोले, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन क्राई व्हेन काइंडली स्पोकन टू, येट बहुत प्यार से, बहुत काइंडली बात करो तो भी सैलीशिया सिंगल रेमेडी दी हुई है यहां पे। ठीक, सिंथेसिस रिपर्टरी वाला बोल रहा है कि सैलीशिया इज ए सिंगल रेमेडी, बट डॉक्टर H.C. Allen अपनी की नोट में क्या कह रहे हैं? आयोडम इज ऑल्सो देयर। इसलिए एक ही रेफरेंस बुक नहीं, कई रेफरेंस बुक और जेन्युइन बुक्स को आप लोग हमेशा रिफर करें। कई हमने ऐसे देखे हैं कि सिंथेसिस रिपर्टरी में एक रूब्रिक में मुश्किल से 4 या 5 रेमेडी दी हुई हैं, लेकिन कंप्लीट रिपर्टरी में उसी में आपको 15 या 20 रेमेडीज मिल जाती है। इसलिए कभी भी एक रिपर्टरी के ऊपर भरोसे नहीं बैठे, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी। ठीक, तो एक तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी होती है, चलने से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी होती है, मेंटल स्टेट, और ये मेंटल स्टेट या तो इन जनरल मिल सकती है, ऐसा बदमिजाजी, ऐसा चिड़चिड़ापन कि कोई मोहब्बत से, कोई प्यार से बात करे तो भी बच्चे रोएं या चिड़चिड़ करें। ठीक है, ये जो आपको ये मेंटल स्टेट एक तो इसमें भी मिलती है, और दूसरा कि नॉर्मल बच्चा है, उसका ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन कभी अगर वो बीमार पड़ा, डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं कि अगर सैलीशिया की, अपने क्रॉनिक डिजीज की में सैलीशिया की प्रूविंग में डॉक्टर हैनीमैन क्या बताते हैं सैलीशिया के बारे में, कि जब सैलीशिया के बच्चे को मान लीजिए इंटरमिटेंट फीवर हो गया, तो वो बोलते हैं आमतौर पे इंटरमिटेंट फीवर जो होता है, इसका वैसे तो कभी भी आ सकता है, लेकिन इसका या तो आएगा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में, या तो आफ्टर मिडनाइट। और जो इंटरमिटेंट फीवर में फीवर के अलावा जो अपायरेक्सिया का जो पीरियड होता है, ये बच्चा बीमार पड़ा, फीवर आता है, इसको इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता, आता है चला जाता है बीच में, और ये जो बीच का जो गैप का पीरियड है, उसमें ऐसी मेंटल स्टेट बच्चे की हो सकती है कि ऐसा चिड़चिड़ा कि उसकी तरफ देखो या उसको छुओ या उसके पास जाओ या उससे मोहब्बत से बड़ी बात भी करो तो भी वो अरे बेटा तबीयत ठीक है, अब बुखार कैसा लग रहा, ऐसी मेंटल स्टेट पैदा हो जाती है। तो भी आप सक्सेसफुली सैलीशिया को प्रिस्क्राइब करके इस तरह के फीवर्स बच्चों में ठीक कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बोन्स और कैल्शियम एस्टिमुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है सैलीशिया के बच्चों में, वो खास तौर से देखने को मिलती है ड्यूरिंग डेंटिशन। ड्यूरिंग डेंटिशन के दौरान करीब करीब हर तरह की प्रॉब्लम बच्चों में, दांत निकलने के दौरान ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सैलीशिया कवर कर लेती है। कैसे? डिलेड दांत वक्त पे नहीं आ रहे, डिलेड टीथिंग हो रही है, सैलीशिया आपके दिमाग में आना चाहिए। यहां तक कि मैं बड़ों में भी बता रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जो विजडम टूथ
विजडम टूथ जो अक्कल दाढ़ निकलती है और उस वक्त जो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, कई लोग तो अच्छे, मैंने जवान जवान लोगों को, बड़े बड़े बच्चों के माँ बाप को जब अक्कल दाढ़ निकलते वक्त रोते हुए बात करते हुए, मतलब इतनी तकलीफ की कंडीशन होती है। एंड विजडम टूथ की कटिंग के लिए द सबसे बेस्ट रेमेडी, इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर साइलिशिया, कैलकेरिया कार्प, मैक कार्प, चेरियंथस चेरी। बट द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी, जब आप खोलेंगे टीथ चैप्टर में, खोलें सिंथेसिस रिपर्टरी में चैप्टर खोलें टीथ, टीथ के अंदर आप डेंटिशन के अंदर जब आप विजडम टूथ देखेंगे तो इसमें मैक कार्प भी सेकेंड ग्रेड में दी हुई है, कैलकेरिया कार्प भी सेकेंड ग्रेड में दी हुई है, बट साइलिशिया हैज गिवन इन फर्स्ट ग्रेड, द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी बड़ों में भी। तो आप इन रेमेडीज के यूज से लोगों को बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ से भी आराम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बड़ों में हो गया, लेकिन बच्चों में इतनी सारी ये प्रॉब्लम्स को डेंटिशन, अगर मान लो इसी तरह की मेंटल स्टेट, इसी तरह की डिस्पोजिशन, इसी तरह के सेल्फ विल्ड वाला इसी बच्चा है, या इस तरह की खास तरह की उसके कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया, और दांत निकलने में अगर डिलेड डेंटिशन, देरी से निकल रहे हैं, टाइम हो गया अभी तक दांत नहीं आ रहा, साइलिशिया इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी। दांत निकलते टाइम बच्चों को जो इरिटेशन होता है गम्स में, बहुत इरिटेशन होता है, खूब बच्चे उंगली डालते हैं मुंह में, खूब ऐसे करके खूब ऐसे 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 करते हैं, खूब चिड़चिड़ करते हैं। ठीक है, गम्स या गम्स में ब्लिस्टर्स हो जाए, दाने हो जाएं, गम्स सेंसिटिव हो जाएं, तकलीफ देने लगे, तो भी आप साइलिशिया प्रिस्क्राइब कर सकते। बार बार बच्चा गम्स को ऐसे पकड़े, बार बार मुंह में हाथ डाले, बार बार दांत निकलने के टाइम गम्स को पकड़े, उसको इतना इरिटेशन होता है, साइलिशिया ऐसी कंडीशन में भी दे सकते हैं। अगर डेंटिशन के टाइम में, दांत निकलने के टाइम में, ये कॉम्बिनेशन है दांत निकलना और वर्म्स का होना, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल गया बच्चों में कि डेंटिशन के समय उसको वर्म्स की शिकायत हो रही है, दांत निकलने के टाइम वर्म्स, आप डॉक्टर हेरिंग खोल के देखें उसमें आपको मिल जाएगा, आप डॉक्टर बोरिक खोल के देखें उसमें आपको मिल जाएगा। बल्कि ये एक और कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है, मैं बता दूं, मुझे याद आ गया, डॉक्टर बोरिक बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा नींद में बिस्तर में पेशाब करता हो, कई रेमेडीज के बच्चे नींद में बिस्तर में पेशाब करते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को वर्म्स की भी प्रॉब्लम, कृमि वर्म्स की भी प्रॉब्लम प्रोमिनेंटली हो, और ये कॉम्बिनेशन कि रात में बिस्तर में पेशाब करना प्लस वर्म्स अगर ये मिल जाए, साइलिशिया इज द रेमेडी। डेंटिशन के टाइम में भी दांत निकलने में दिक्कतें आ रही हैं, या डेंटिशन का टाइम चल रहा है और वर्म्स, तो डेंटिशन एंड वर्म्स का कॉम्बिनेशन, तो भी साइलिशिया। ये कॉम्बिनेशंस याद रखना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? कॉन्कोमिटेंट सिम्टम। दांत का वर्म्स से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी दोनों साथ में तो है ना, रात में पेशाब जो बिस्तर में नींद में करता है बच्चा, उसके साथ वर्म्स का क्या लेना देना, लेकिन फिर भी दोनों साथ में है। तो ये कॉन्कोमिटेंट स्पेसिफिक है साइलिशिया के लिए। नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस प्लस वर्म कंप्लेंट इज इक्वल टू साइलिशिया। डेंटिशन, ड्यूरिंग डेंटिशन वर्म्स इज इक्वल टू साइलिशिया। इस चीज को याद रखें। और भी, अब जैसे कि दांत निकलने टाइम बहुत ही इरिटेशन हो रहा है, बहुत ही बच्चे को, और साथ में खूब सारा सलाइवेशन हो रहा है, देन ऑल्सो साइलिशिया। दांत निकलने के टाइम में बच्चों को बुखार आ जाए,
जो कि खास तौर से इवनिंग में, शाम के टाइम बुखार आए, रात के समय बुखार आए और खास तौर से सर गर्म हो विथ हीट इन हेड, देन ऑल्सो सैलिशिया। सोचो डेंटिशन की कितनी सारी प्रॉब्लम में, दांत निकलने के टाइम की कितनी सारी प्रॉब्लम में सैलिशिया आपके काम आ सकती है। डेंटिशन के टाइम में उसको कब्ज हो जाए, बच्चे को, उसको डिफिकल्ट स्टूल हो, बहुत बच्चा कांपता हो, बहुत तकलीफ में रहता हो और खूब जोर लगाता हो, जब जोर लगाता हो तो थोड़ी सी स्टूल निकलती है और जहां उसने छोड़ा जोर लगाना कि वापस अंदर, स्लिप बैक। ऐसा कॉन्स्टिपेशन, ऐसा डिफिकल्ट स्टूल, अगर डेंटिशन के समय कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इस तरह का कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डॉक्टर हेरिंग इसको डिस्क्राइब करते हुए क्या कहते हैं अपनी गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलायबल रेफरेंस बुक फॉर होम्योपैथ। अगर आपको रेफरेंस लेना है मटेरिया मेडिका, डॉक्टर हेरिंग की मटेरिया मेडिका पे आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पर्सनैलिटी इन द होल हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर हेरिंग और उनके वर्क, ग्रेट डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। तो डॉक्टर हेरिंग इसको कैसे कहते हैं इसी चीज को कि ड्यूरिंग डेंटिशन इफ देयर इज डिफिकल्ट स्टूल प्रेजेंट एंड स्टूल रिसीड्स बिफोर चाइल्ड कैन अफेक्ट इट्स पैसेज। इससे पहले वो जोर लगा के उसको वो निकाल दे, वापस रिसीड हो जाता है। तो कई बार माँ बाप को मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है उंगली डाल के, इतनी तकलीफ में बच्चा रहता है। तो डेंटिशन के टाइम ऐसा डिफिकल्ट स्टूल का कॉम्बिनेशन मिल जाए, डेंटिशन के टाइम में वर्म्स का कॉम्बिनेशन मिल जाए, डेंटिशन के टाइम में डिलेड डेंटिशन का कॉम्बिनेशन मिल जाए, डेंटिशन के टाइम में इरिटेशन एंड सेलिवेशन, इरिटेशन ऑफ गम्स एंड सेलिवेशन का कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है ना। और अगर डेंटिशन के टाइम में जो सैलिशिया का मशहूर सिम्टम है, दैट इज बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम द फीट। चाहे उसको बदबू को प्रिवेंट करने की कितनी ही कोशिश कर ली जाए, माँ बाप वहां क्रीम लगा दें, पाउडर लगा दें, कोई खुशबू लगा दें, कुछ भी कर ले, लेकिन उस स्मेल को वो प्रिवेंट नहीं कर पाए, आएगी ही। ये कॉम्बिनेशन भी अगर आपको मिल जाए डेंटिशन के टाइम में, देन ऑल्सो यू कैन गिव सैलिशिया, ठीक है। और सर में पसीना, कैसा, खट्टा, प्रोफ्यूज सावर स्मेलिंग परस्पायरेशन इन हेड इन इवनिंग, शाम को खास तौर से जब बच्चों को सुलाएं या लिटाएं उस वक्त। तो डेंटिशन की इतनी सारी प्रॉब्लम में बोन एसिमिलेशन, स्यूचर वगैरह बताया, जॉइंट्स, खास तौर से चलने में क्यों लेट होता है, डिलेड वॉकिंग की बड़ी अच्छी रेमेडी, लेकिन जॉइंट्स की वीकनेस होती है, खास तौर से एंकल की। बच्चों का दौड़ने में, खेलने में अक्सर पैर मुड़ जाए तो यू हैव टू थिंक अबाउट सैलिशिया, अक्सर मोच आ जाए, यू हैव टू थिंक अबाउट सैलिशिया। लार्ज एंड हार्ड एब्डोमेन, आप रूब्रिक देखें, खोलें, एब्डोमेन हार्ड चिल्ड्रन, एब्डोमेन चैप्टर के अंदर हार्ड चिल्ड्रन, छू के देखेंगे ना तो एकदम टाइट। 5 remedies are given. Salicia is one of the remedy. Other 4 remedies are calcarea carb, ferrum met, kali carb and plumbum met. Salicia is one of the remedy. लेकिन यहीं पे अगर आप देखें, और लार्ज एब्डोमेन इन चिल्ड्रन आप देखें, सैलिशिया इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी। लेकिन यहीं पे अगर देखें कि अगर आपने ऐसे बड़े पेट वाले, टाइट पेट वाले बच्चों को अगर छू के देखा पेट में, और पेट छूने से गर्म, हीट, ऐसा लग रहा है कि पेट में बुखार आया हुआ है, हीट इन एब्डोमेन, देयर इज सिंगल रेमेडी, सैलिशिया। खोलें, एब्डोमेन में खोलें, सिंथेसिस रिपर्टरी में एब्डोमेन चैप्टर खोलें, एब्डोमेन चैप्टर के अंदर खोलें हीट, चिल्ड्रन इन,
abdomen, heat, children in. Silicea is the single remedy. ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है साइलिशिया का। ठीक, अक्सर दुबले पतले बच्चे, इमेशिएटेड बच्चों को लेके आ जाते हैं माँ बाप आपके पास, और वो किस चीज से पीड़ित है, किस चीज से तकलीफ में है? दस्त। किसी बच्चे को लेके आए आपके पास, बहुत दुबला पतला, बहुत मरियल सा बच्चा है और उसको खूब दस्त हो रहे हैं। कोई अगर ऐसा लेके आया आपके पास, या दस्त कर करके वो बिल्कुल एकदम मरियल हो गया है, बहुत दुबला पतला हो गया है, अगर किसी ऐसे बच्चे को आपके पास माँ बाप लेके आए, सैलिशिया इज वन ऑफ द रेमेडी। बट आप क्या कहते हैं, 4 रेमेडी ऐसी कंडीशन में आपके दिमाग में आनी चाहिए। 1 रेमेडी इज आयोडम, सेकेंड रेमेडी इज रियू, थर्ड रेमेडी इज सैलिशिया, एंड फोर्थ रेमेडी इज ट्यूबरकुलिनम। अब इन चारों में से सिलेक्शन कैसे होगा? अगर आप, मैं तो आपको सैलिशिया का स्पेसिफिक व्यक्तित्व बता रहा हूं, खास तरीके से देखिए, बॉडी डिस्पोजिशन या माइंड का डिस्पोजिशन। बॉडी का डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन आप समझते हैं, या डिस्पोजिशन पे बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। डिस्पोजिशन, अब आप बोलोगे सर मेंटल तो ठीक है आप बता रहे हैं, डिस्पोजिशन हिंदी में बोले तो प्रवृत्ति। वैसे लोगों को आजकल हिंदी भी समझ में नहीं आती है कि भैया प्रवृत्ति क्या होती। प्रवृत्ति मतलब एक आम यूजुअल मूड। जैसे आप 4-5 लोग यहाँ पे, जो कुछ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अक्सर एक है, मान लो तुम हो डॉक्टर कार्तिक, हमेशा बोले ठीक है, खुश रहता है। एक इमेजिन कर रहे हैं, एक चिड़चिड़ा है, एक इम्पेशेंट है, एक लापरवाह है। ये एक यूजुअल है, आमतौर पे हमेशा देखने को मिल जाता है। एक जो यूजुअल मूड, इसको डिस्पोजिशन। वैसे जिस्म का डिस्पोजिशन कैसे कहलाता है? ठीक, कैसे कहलाता है? बॉडी का यूजुअल रिस्पॉन्स। जैसे अगर कोई इंसान आके बोलता है कि डॉक्टर साहब जब भी बदली होती है तो मुझे ये दिक्कत होती ही होती है, अब ये उसके शरीर का डिस्पोजिशन है, स्पेसिफिक टेंडेंसी है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है ना। मेंटल डिस्पोजिशन, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे तुम हो, तुमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इतना से सब चीजें तुम बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन अगर कोई जोर से या बदतमीजी से या रूड तरीके से बात करे, तुम तुरंत भड़क जाते हो, तुरंत लड़ लोगे, तुरंत कॉलर पकड़ लोगे, तुरंत हाथापाई पे उतर जाओगे। अब ये तुम्हारा एक यूजुअल मूड है। जो लोग बाग तुम्हारे करीब, जो तुमको जानते हैं, उनको पता है कि ये इस तरह का है। दैट इज वेरी प्रोमिनेंट डिस्पोजिशंस। तो अब आप डिस्पोजिशन के थ्रू भी आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते। तो दस्त कर करके अगर कोई बच्चे, और खास तौर से अक्सर दस्त से पीड़ित है और अभी भी लेके आए तो दस्त हो रहे हैं उनको, और दस्त कर करके एकदम मरियल हो गए, इमेशिएटेड हो गए हैं, तो ये 4 में से एक रेमेडी आप सिलेक्ट करना है आपको। आयोडम, रियू, सैलिशिया एंड ट्यूबरकुलिनम। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे? या तो आपको इनका, इन रेमेडीज के मेंटल डिस्पोजिशन से या स्पेसिफिक फिजिकल डिस्पोजिशन, जिनको हम फिजिकल जनरल्स भी बोलते हैं, या अनकॉमन पिक्यूलियर। होम्योपैथी में कई बहुत तरीके होते हैं सेलेक्ट करने के, बहुत तरीके होते हैं सेलेक्ट करने के, कहीं से भी सेलेक्ट हो सकती है। ठीक, मैं अपने बहुत शुरुआती दौर का एक केस बताता हूं आपको। ये सोचो कैसे सिलेक्शन हो सकता है कि कोई माइंड से सेलेक्ट कर लेता,
कोई किसी और चीज़ से सेलेक्ट कर लेता। मेरे पास, मेरी बहुत शुरुआती प्रैक्टिस के टाइम की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आया और वो लिटरली जब बैठ के वेट कर रहा था मेरे चैम्बर में आने का, तो वो तड़प रहा था। क्यों तड़प रहा था? रीनल कोलिक, पथरी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से। खूब तड़प रहा था और रिपोर्ट लेके आया था 22 mm समथिंग का उसको स्टोन था, अच्छा बड़ा। बोला डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने के अंदर 6-8 महीने के अंदर करीबन 2 बार ऑपरेशन करवा चुका हूं मैं पथरी का, फिर से हो जाती है क्या? हर 2-4 महीने में मैं ऑपरेशन ही करवाता रहूंगा क्या? भाई फूल तो तोड़ के फेंक दिया आपने, जड़ पे तो आपने काम ही नहीं किया, तो पथरी तो बार बार। और पथरी क्या होती है, कैसे होती है पथरी, क्या है पैथोलॉजी पथरी? पथरी किसी भी वजह से, डिजीज की वजह से, उसकी बॉडी की टेंडेंसी की वजह से, या वो किसी खास तरीके की चीजों को एक्सपोज होता है जाने में या अनजाने में, उसकी किडनी में वहां इन्फ्लामेशन होता है, घाव बनता है, और ट्यूबरकुलर मियाज्म होने की वजह से बॉडी वहां पे उसको हीलिंग कैसे करती है? कैल्शियम जमा के। जैसे आपकी दीवार में गड्ढा हो गया, आपने सीमेंट लगा दी, पुट्टी लगा दी, ठीक है, अब वो हीलिंग हो गई, ठीक है। अब वो जो कैल्शियम जो डिपॉजिट किया था बॉडी ने, अब वो पथरी है, अब उसका काम हो गया। जैसे घाव में पपड़ी जमती है, वैसे वहां पे कैल्शियम जम गया, अब वो निकलेगा, हटेगा वहां से। जो वो सरकेगा या बॉडी उसको निकालने के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पेन होगा। तो लिटरली वो तड़प रहा था और मैंने उसको देखा, और लकीली मैं तो इसको खुदा की मेहरबानी मानता हूं। देखो सही वक्त पे अगर सही आपके दिमाग में थॉट आए, उसकी दो एक वजह ही होती है, अच्छे फेल हो जाते हैं। पहली चीज, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, इस तरह की संगत में आपको बैठने की आदत हो, अपने को बार बार रिपीटेड एक्सपोजर देने की आपको आदत हो, एक। और दूसरा, आपने अपनी मेमोरी का, आपने अपने माइंड का मिसयूज न किया हो। ये एक स्पिरिचुअल फैक्ट है और कई बार आजमाया हुआ है कि हम अपनी जिस भी चीज का मिसयूज करते हैं वही हमको वक्त पे धोखा देता है। हमने अपने इंटेलिजेंस का यूज किसी को बेवकूफ बनाने के लिए किया, अब हमको वो, जब हमको जरूरत पड़ेगी ना, तब सही वक्त पे हमको सही थॉट्स नहीं आएंगे, हमारा इंटेलिजेंस हमको धोखा दे देगा, ठीक। तो सही यूज करें, जो भी फैकल्टीज आपको ईश्वर ने दी है, खुदा ने दी है, उसका धन्यवाद करें और उसका सही यूज करें, उसका मिस यूज नहीं करें, नहीं तो वक्त पे वो चीज काम नहीं आएगी। तो लकीली ये गॉड की मेहरबानी से सही कैसे हुआ, मैं खुद चौंक गया था जितना वो चौंका था ना, बिकॉज 22 mm का इतना बड़ा स्टोन 24 घंटे में निकल गया, और उसके बाद उसमें दोबारा हुआ ही नहीं उसको। और सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या बोलता है मालूम है? देखो उसको पथरी का दर्द हो रहा है, तड़प रहा है, और वो पथरी का दर्द कहीं नहीं बता रहा, रीनल रीजन कहीं यहाँ कहीं नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है? ब्लैडर रीजन में। बोले डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो रही है, और ब्लैडर रीजन में हाथ लगा के क्या बोलता है, यहां पे ऐसा लगता है ना कि कोई कुछ ऐसे घुसा रहा है, बिल्कुल ऐसे हाथ करके कि कोई कुछ ऐसे घुसा रहा है ब्लैडर रीजन में। आप समझ पाएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी आपके पास पथरी के केस आए और सामने तड़प रहा है, तो आपको मेरे इस बताने से याद रहेगा कि कौन सी चीज काम आ सकती है और कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैंने उस वक्त कैंट रिपर्टरी हम यूज करते थे, उस वक्त सॉफ्टवेयर्स आए भी नहीं थे और इतने कॉमन भी नहीं थे।
होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर, जानते भी नहीं थे हम किसी होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर के बारे में। ये मैं आपको बहुत 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। केंट रिपोर्टरी खोली, ब्लैडर चैप्टर जब आप खोलेंगे, ब्लैडर चैप्टर में खोलेंगे पेन, पेन के अंदर खोलेंगे बोरिंग, बोरिंग पेन, सिंगल रेमेडी दी हुई है, मेरे को आज तक याद है, कभी नहीं भूलूंगा, थूजा, उसको थूजा दी थी। कुछ घंटों में उसका पेन बंद हो गया और वो पथरी 2-3 टुकड़े हो गए, चूरे टाइप होके 24 घंटे में निकल भी गई। पथरी के केसेस में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो यहां पर ने सेंसेशन से सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफिक सेंसेशन, लोकेशन एंड सेंसेशन, प्रॉपर लोकेशन एंड सेंसेशन अपन ने पकड़ लिया। तो ऐसी एक्यूट कंडीशंस में हम इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको सिलेक्शन इन 4 रेमेडी में से, अगर कोई आपके पास दस्त लंबे समय से हो रहे हो या बार बार होते हो और उसकी वजह से बच्चा एकदम मरियल, इमैशिएटेड हो गया है, तो आपको आयोडम, रियूम, सैलिशिया एंड ट्यूबरकुलिनम, इन 4 में से एक दवा सेलेक्ट करनी है। और सेलेक्ट कैसे करेंगे? अगर आपको रेमेडी की स्पेसिफिक खासियत की जानकारी हो तो। ठीक, तो उसी चीज को, डिस्पोजिशन को सैलिशिया के, जिसको डॉक्टर HC Allen ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि ऑब्स्टिनेट हैड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन क्राई इवन व्हेन काइंडली स्पोकन टू, बहुत मोहब्बत से बात करने में। और इसी चीज को डॉक्टर हैनीमैन कैसे बोलते हैं? द चिल्ड्रन आर वेरी ऑब्स्टिनेट एंड वीप व्हेन दे आर टच्ड और एड्रेस्ड, या उनसे बात की जाए या उनको छुआ जाए। और वो अपनी रिपोर्टरी क्या बोल रही है? बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उनको अप्रोच करे। अप्रोच करने का मतलब क्या होता है? या तो बच्चों को छूना, या तो गोद में लेना, या तो उनसे बात करना। They don't do. Very irritating. आप इनको गोद में नहीं ले सकते, ना आप इनको लाड़ नहीं कर सकते, आप इनसे बात नहीं कर सकते। ये तो यार दूरी रहने दो। ठीक, और जो कॉम्बिनेशन मैंने बताए, रात में बिस्तर में पेशाब करने के साथ वर्म्स, डेंटिशन के टाइम वर्म्स। एक और बहुत खास बात सैलिशिया के बच्चों में मिलती है कि मदर्स मिल्क को ये रिफ्यूज कर देते हैं। मां को दूध हो रहा, प्रॉपर हो रहा, लेकिन मां दूध पिलाने के लिए लगाती है तो, और अगर ये पी भी लिए, जैसे ही शक किया 2-3 घूंट, इमीडिएटली उल्टी कर देंगे, इमीडिएटली वोमिट कर देंगे। तो दे हैव स्पेशल एवर्जन टू मदर्स मिल्क। बच्चे मां का दूध बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अगर पी लिया, 2-3 घूंट भी पी लिया, तो इमीडिएटली उल्टी कर देंगे। उनको टॉलरेट ही नहीं होता मदर का मिल्क, पसंद ही नहीं होता है बिल्कुल एकदम। ठीक, एक और बहुत खास बात बच्चों में जो सैलिशिया के लिए स्पेसिफिक है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आपको डॉक्टर हैनीमैन की क्रॉनिक डिजीज में ये सिम्टम मिलेगा। और कभी प्रयोग करके देखना कि बच्चा हमेशा पेट दर्द की शिकायत करता रहता है, हमेशा, जब देखो पेट दुख रहा, रो रहा, जब देखो, दिन रात, कभी भी, कोई खास कारण समझ में नहीं आ रहा, जांच भी करवा के देख लिए, लेकिन ये बच्चा, जैसे कैलकेरिया फॉस का बच्चा बताया था ना मैंने, कि कुछ भी खाया और पेट दर्द की शिकायत किया। बल्कि ये तो जनरल है, सभी में आ जाता है कैलकेरिया फॉस में, कि खाते ही पेट दर्द। इन एवरी अटेम्प्ट टू ईट, क्या बोलते हैं डॉक्टर HC Allen कैलकेरिया फॉस से? देयर इज पेन इन एब्डोमेन इन एवरी अटेम्प्ट टू ईट। कुछ भी खाया पेट में दर्द, कुछ भी खाया पेट में दर्द, ये कैलकेरिया फॉस।
लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन एक चीज बताते हैं, यहाँ खाने पीने से मतलब नहीं, दिन रात अक्सर बच्चा पेट दर्द को लेकर शिकायत करेगा, रोएगा। डॉक्टर साहब इसको हमेशा पेट दर्द होता है, डॉक्टर साहब अक्सर ये पेट दर्द की शिकायत करता है, कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी नहीं, कभी रात में कभी दिन में पेट पकड़ के रोने लग गए, दुख रहा है। ठीक, ये होता है साइलीशिया के बच्चे, साइलीशिया के बच्चे। डॉक्टर हैनीमैन इसको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं इसकी प्रूविंग में, सीवियर पेन इन एब्डोमेन, द चाइल्ड क्राइज डे एंड नाइट ऑन अकाउंट ऑफ पेन इन इट्स एब्डोमेन। अब क्या करेंगे, कोई रीजन ही पता नहीं चल रहा, लेकिन बच्चा हमेशा रोता है पेट के दर्द से। थिंक अबाउट साइलीशिया। ठीक, एक और बहुत खास चीजें, न्यू बॉर्न बच्चों में अगर मेरे पास आ चुके हैं 2-4-5 केस, और बहुत अच्छी साइलीशिया की वर्किंग होती है, लेक्राइमल डक्ट, आंसुओं की जो डक्ट होती है, ठीक, या तो इन्फ्लामेशन मिले, अब नया पैदा हुआ बच्चा है, क्या हो रहा है, खूब आंसू, पूरे टाइम आंसू गिरते रहते, या ये हिस्सा, ये कॉर्नर का लाल रहेगा, ये यहां पे स्वेलिंग रहेगी, और फिर आगे चल के यही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो लक्राइमल डक्ट का स्ट्रक्चर और हो तो क्या होता है बच्चों में, जब देखो जब आंसू निकलते रहते हैं, या लक्राइमल डक्ट का इन्फ्लामेशन। ठीक, आप रिपर्टरी खोलें, रिपर्टरी में चैप्टर खोलें, आई के अंदर खोले इन्फ्लामेशन, लक्राइमल डक्ट, चिल्ड्रन इन न्यूबॉर्न, तुरंत पैदा हुए बच्चों में लक्राइमल डक्ट का इन्फ्लामेशन। है ना, बच्चा थोड़ी ना बताएगा कि मुझे लक्राइमल डक्ट का इन्फ्लामेशन है। आपको क्या, आंसू खूब आ रहा है, या खास तौर से ये जो इनर कैंथस जो है, यहाँ पे स्वेलिंग मिल सकती है, रेडनेस मिल सकती है, या ये हिस्सा लाल मिल सकता है, और खूब आंसू आना। एक सिंगल रेमेडी दी हुई है बस, साइलीशिया, लक्राइमल। वहीं पे आप देखें आई चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ लक्राइमल डक्ट इन चिल्ड्रन। देयर आर 2 रेमेडीज गिवन, नाइट्राम्यूरिन, साइलीशिया। लेकिन अगर न्यू बॉर्न में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देन साइलीशिया इन फर्स्ट ग्रेड ओनली सिंगल रेमेडी। ठीक, एक और कॉम्बिनेशन इसका याद रखना, अगर स्क्रोफुलस डायथिसिस का चिल्ड्रन है, स्क्रोफुलस डायथिसिस, या तो यहां कहीं की ग्लैंड्स आपको बड़ी हुई या स्वेल मिलेंगी, या तो टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बड़ी मिलेंगी, मतलब कुल मिला के लिम्फ ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही, और बच्चे को साथ में अगर हाइड्रोसील हो रहा है, तो हाइड्रोसील एंड स्क्रोफुलस डायथिसिस, इसका कॉम्बिनेशन साइलीशिया में मिलता है। ठीक, तो इसका डिस्पोजिशन याद रखना, इसके बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम याद रखना, इसकी वॉकिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम याद रखना, इसकी नॉक्चर्नल, रात में बिस्तर में पेशाब करने, डेंटिशन के टाइम की होने वाली प्रॉब्लम्स, लक्राइमल डक्ट से होने वाली प्रॉब्लम, और इसका स्पेसिफिक डिस्पोजिशन, कि मोहब्बत से भी बात करने में ये चिढ़ता है, रोता है, अप्रोच करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुछ खास रूब्रिक्स और चेक कर लेते हैं इसके। आजकल के टाइम में बच्चों में चिल्ड्रन में साइलीशिया बहुत काम आ सकती है, खास तौर से
मेरे पास कई ऐसे बच्चों को लाया जा चुका है जो न्यूज़ देखते रहते हैं, जो सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि कोरोना फैला, ओमिक्रॉन फैला और ये भयंकर डर रहे हैं। मतलब डर के मारे डिप्रेशन में चले गए बच्चे, इतना फियर इनको हो रहा है। तो एपिडेमिक के टाइम में, कोई भी एपिडेमिक के टाइम में, फियर ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज इन चिल्ड्रन, साइलिशिया इज सिंगल रेमेडी, दूसरी है ही नहीं। थोड़ा बहुत आमतौर पे डरना तो चलो ठीक है, लेकिन इतना कि माँ बाप लेके ही आ रहे हैं डॉक्टर साहब हम इसको समझाते हैं कि भाई ये इलाज है, हर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, वैक्सीनेशंस हैं, लेकिन फिर भी ये डर के मारे इसका बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में जा रहा है ये बच्चा। आप खोलें, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग के अंदर दिया हुआ है कॉन्टेजियस एपिडेमिक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन इन, बच्चों में कॉन्टेजियस एपिडेमिक डिजीज, जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलने वाली कोई एपिडेमिक फैली है और ये बच्चे भयंकर फियर में रहते हैं। बड़ा स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक, साइलिशिया इज द सिंगल रेमेडी, ध्यान रखना। तो आजकल के टाइम में जब आप अक्सर सुनते रहते हैं कि फलाना वेरिएंट आ गया और फलाना ये फैला हुआ है, एक वो बच्ची को लेके आई थी ना उसकी मम्मी, उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। क्यों? ये डॉक्टर साहब ये सब ये जो न्यूज़ वगैरह चलती है इतनी डरी हुई है कि पूछो मत, हमको तो लगता है इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो 13-14 साल की लड़की भयंकर फियर में कि जैसे इसी को लगने वाली है। और ये बच्चों में हो, खास तौर से एपिडेमिक के टाइम में कॉन्टेजियस डिजीज का लग जाने का फियर, दिस इज स्पेसिफिक फॉर साइलिशिया। ठीक। और एक खास डिस्पोजिशन जिससे आप साइलिशिया सेलेक्ट कर सकते हो, और वो ये होता है कि जब आएंगे ऐसे बच्चे आपके पास तो इनकी हिस्ट्री आपको जब आप पूछते हैं बच्चों को कैसे क्या, तो भी मिलेगा कि ये पढ़ाई में बहुत तेज है, इनकी रैंक लगती है स्कूल में या यूनिवर्सिटी लेवल पे इनकी रैंक लगती है, ये यूनिवर्सिटी टॉपर है या स्कूल के टॉपर हैं। ठीक। अपने पास रूब्रिक है इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, 5 रेमेडी के बच्चे आते हैं इसके अंदर। ध्यान से सुनो, इधर देखो, बेलेडोना, कैलकेरिया कार, लेकेसिस, साइलिशिया एंड सल्फर। इन्हीं बच्चों में आपको ये हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि स्कूल में ये रैंक होल्डर्स हैं, टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं या तो टॉपर है। ये इतना स्पेसिफिक है, अलग हटके दिख रहा भाई, इसलिए इनका स्पेसिफिक डिस्पोजिशन है। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, साइलिशिया, एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स। दूध पीने वाले बच्चों में कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा है, दूध पीने वाला दूधमुहा बच्चा है, अभी मम्मी का दूध ही पीता है और अक्सर उसके नाक से खून आ जाता है, एपिस्टेक्सिस, साइलिशिया इज द सिंगल रेमेडी। खोलें नोज चैप्टर में, खोलें एपिस्टेक्सिस चिल्ड्रन नर्सलिंग्स, साइलिशिया एक ही दवा है। और यही नाक बहना और बच्चे के स्क्रोफुलस डायथिसिस आपको पता चल गई तो फिर कैलकेरिया और साइलिशिया में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूध पीने वाला बच्चा है और उसको नाक से अक्सर खून आ जाता है, एपिस्टेक्सिस हो जाती है, देन साइलिशिया इज द सिंगल रेमेडी। ठीक। तो इतने सारे तरीके हैं साइलिशिया के बच्चों में डेवलपमेंट से। अब आपको ज़्यादातर, भले ही इसको डॉक्टर बोरलैंड ने रखा हुआ है किसके अंदर, लिथार्जिक टाइप में, और हम उनकी रेस्पेक्ट में उसको उसी ग्रुप में रखेंगे, लेकिन अगर मेरी चॉइस हो तो मैं इसको डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम में ज़्यादा रखना पसंद करूँगा। इसलिए सिर्फ क्लासिफिकेशंस को आसानी के लिए पकड़ना,
ठीक है ना। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, जिंदगी 2+2=4 नहीं होती, जिंदगी रंग बिरंगी होती है ना। और जिंदगी में 2+2=5 भी हो सकता है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, प्रेजुडिस में बस मत बांधना, ठीक, कि आपको स्पेसिफिक सैलिशिया के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं और आप बोलो नहीं यार बच्चा सुस्त तो दिख ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर बोरलैंड ने बोला है कि ये तो सुस्त या कम एनर्जी वाले लिथार्जिक बच्चों की में है, तो हम इसको प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे, तो फिर आप चूक जाएंगे। तो सिर्फ सुविधा के लिए इसको, अपने सुविधा के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको पकड़ के रखना इसमें, और डॉक्टर बोरलैंड की रेस्पेक्ट के लिए इसमें पकड़ के रखना। बल्कि अगर आप उसमें आप सैलिशिया में पढ़ने जाए, हमने एक भी बात डॉक्टर बोरलैंड ने जो बताई हो उसमें से नहीं करी है पढ़ने। हमने जो भी बात करी है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से और हमारे जो महान होम्योपैथ्स जो हुए हैं उनके एक्सपीरियंसेस से, और जिनको हमने अपने क्लिनिक में प्रयोग किया और सक्सेसफुली प्रयोग किया। तो सैलिशिया बच्चों की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो उनके बहुत सारे कामों में, प्रॉब्लम में काम आ सकती है। तो इसको बार बार रिपीटेड एक्सपोजर करें, ठीक, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर करें और सही तरीके से इसका प्रयोग करें, और सफर कर रहे माँ बाप और बच्चों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निजात दिलाएं। ठीक है ना।